एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था। जब भी किसी भी पक्षी को चूड़ियों की जरूरत होती थी तो वह अपनी मनपसंद चूड़ियां उस पेड़ से मांग लिया करता था। चूड़ियां देने वाला जादुई पेड़ बहुत ही दयालु था। वह जंगल के सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चूड़ियां दे देता था और बदले में वह उन पक्षियों से कुछ भी नहीं लेता था। एक दिन की बात है। सुंदरी कोवी अपने पति कालू कोवे से बोलती है, सुनिए कालू जी, मेरी सारी चूड़ियां खत्म हो गई है। आप चूड़ियों के पेड़ के पास जाओ और वहां से मेरे लिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियां मांगो। सुंदरी, ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। तुम खुद ही जाकर अपने लिए चूड़ियां ले आओ। मैं तो चली जाती कालू जी, लेकिन बाहर बहुत तेज धूप है और इतनी तेज धूप के कारण मेरा रंग काला पड़ जाएगा। रंग काला पड़ ही जाएगा, ये भी कोई बात हुई। वैसे भी सुंदरी, तुम्हारा रंग काला ही तो है। थोड़ा और काला भी हो जाएगा तो क्या फर्क। कालू, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो मुझे फिर से काला कहा तो। तुम तो मुझसे भी, वह तो मैं थी जिसने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो अभी तक कुंवारे ही बैठे होते। अब मैं जा रही हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास, उसी के साथ जाकर चूड़ियां ले आऊं। इतना कहकर सुंदरी कोवी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है। सुनो टुनटुनी, मैं चूड़ियां लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी चूड़ियां लेने? हाँ सुंदरी बहन, मेरी भी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई है। आपने अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गई। हम दोनों साथ में ही चूड़ियों के पेड़ के पास चलते हैं। फिर वह दोनों उस जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास चली जाती है और उससे बोलती है, पेड़ जी, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ देना। मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर वह जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कोवी को उनकी मनपसंद चूड़ियां दे देता है। रंग बिरंगी चूड़ियां पाकर वह दोनों बहुत खुश थी। फिर टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कोवी चूड़ियां लेकर वापस अपने घर लौट आती है। उसी रात जंगल में तेज घने बादल छा जाते हैं और जोर जोर से हवाएं भी चलने लगती है। तूफानी हवाओं में पक्षियों के तिनके के बने घर उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को साथ लेकर एक पेड़ की खोल में जाकर छुप जाती है। पूरी रात जंगल में यूं ही तूफान चलता रहा। सुबह हो चुकी थी और तूफान थम गया था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी अभी भी बहुत डरी सहमी हुई थी। सुनहरी बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है, तूफान थम चुका है। तभी वहाँ पर कालू कौवा, सुंदरी कोवी और बंटी कबूतर आ जाते हैं। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, कल रात के तूफान से तो हम भी बहुत डर गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। हमारा घर भी तेज हवा उड़ाकर ले गई और अब हम लोग भी सुंदरी बहन, हमारी जान बच गई, यही बहुत है। घर तो फिर से बन जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं तो जा रहा हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठा, मजबूत लकड़ियों से अपना एक मजबूत घर बनाऊंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। सुंदरी बहन, कालू भैया, चलिए हम भी फिर से अपना नया घर बनाने शुरुआत करते हैं। बनाने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया बोले जा रही थी, लेकिन कालू कौवा तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह टुनटुनी चिड़िया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। क्या हुआ कालू भैया, आपने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया? आप हमारे साथ जंगल नहीं चले? कालू भैया, हमारे साथ नया घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने। टुनटुनी, तुम जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। कालू, हमारा घर उजड़ गया है। कितनी मेहनत से हमने वह घर बनाया, अब हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी नया घर बनाने के लिए। हाँ सुंदरी, घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। चलो सब लोग लकड़ियाँ लेने के लिए अब हम भी चलते हैं। फिर वह दोनों लोग भी लकड़ियों की तलाश करने लगते हैं। वह दोनों लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू जी, यहाँ पर क्यों रुक गए हो? यहाँ पर तुम्हें लकड़ी यहाँ का, मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ
कालू कौवा उस चूड़ियों के पेड़ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। कालू जी, आप इस पेड़ को ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपको चलना नहीं है क्या लकड़ियाँ ढूंढने के लिए? बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इस पेड़ को देखकर मैं बहुत देर से कुछ सोच रहा हूँ। ये एक जादुई पेड़ और इसकी शाखाएं भी जादुई। मैंने सुना है जादुई शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती है, इसलिए हम तो इसी पेड़ की लकड़ियों से अपना घर बनाएंगे। वह घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। वह जादुई चूड़ियों का पेड़ उन दोनों पति पत्नी की बातों को सुन रहा था। कालू कौवे के मुंह से पेड़ काटने की बात सुनकर जादुई पेड़ डर जाता है और वह बोल पड़ता है, मत काटना, मेरी शाखाओं को मत काटना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी शाखाओं में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। वह कमजोर है और अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं बची और अगर तुम मेरी शाखाओं से घर बनाओगे भी तो वह बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। कालू जी, आपने सुना? यह पेड़ तो हमसे डर गया है और डर के मारे ऐसी बातें कर रहा है। अब तो कालू जी, हम इसी पेड़ को काटकर अपना घर बनाएंगे। जादुई पेड़ कालू कौवे और सुंदरी कौवी से पेड़ की शाखा को नहीं काटने की विनती कर रहा होता है। मत काटो मुझे, मत काटो। मैंने आप सबको कितनी बार सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी है। आपको उन्हीं चूड़ियों का मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मत काटो। लेकिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी कहाँ मानने वाले थे। वह दोनों उस पेड़ की शाखाओं को काटकर अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने मिलकर उन लकड़ियों से अपना नया घर बना लिया होता है। शाम भी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया वापस खाली हाथ अपने जंगल लौट आती है। वह जब कालू कौवे का नया घर देखती है तो वह उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे कालू भैया, आपने तो नया घर बना भी लिया। मैं तो दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। आपको ये लकड़ियाँ कहाँ से मिल गई? चिड़िया, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। हमें तो लकड़ियाँ यहीं पास में ही मिल गई थी। हमने उस जादुई पेड़ की टहनियों को काटकर इतनी जल्दी अपना नया घर बना लिया है। क्या कहा आपने सुंदरी बहन? कालू भैया, आपने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को काट दिया। ये आप दोनों ने अच्छा, आप दोनों तो बहुत बुरे पक्षी। याद करो सुंदरी बहन, उस जादुई पेड़ ने आपको कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी थी और फिर भी आपने उस पेड़ को काट दिया। टुनटुनी, हमने उस जादुई पेड़ की टहनियों से एक मजबूत घर बनाया है और अब हमारा घर भी जादुई घर है। अब यह घर बड़े से बड़े तूफान को भी सहन कर लेगा। तुम अपनी सोचो, हमें तो कोई दुख नहीं है उस जादुई पेड़ को काटने का। और अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक अपना नया घर नहीं बनाया था। अचानक से एक रात जंगल में फिर से तेज तूफान आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस तेज तूफान से अपनी बेटी को बचाकर उस जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास आ जाती है। दोनों माँ बेटी को बारिश में भीगता देखकर वह जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, टुनटुनी बहन, तुम इतने तेज तूफान में अपनी बेटी को लेकर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने घर के अंदर जाओ। पेड़ भैया, हमारा कोई घर नहीं है। पिछले तूफान में हमारा घर उजड़ गया था और अभी तक मैं दोबारा घर नहीं बना पाई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ इस तूफान में? पेड़ भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। टुनटुनी को रोता हुआ देखकर उस जादुई पेड़ को टुनटुनी पर दया आ जाती। फिर वह जादुई पेड़ चूड़ियों से चूड़ियों का एक जादुई घर बना देता है। घर को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जादुई चूड़ियों के पेड़, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी चिड़िया, आप जल्दी करो। तुम अपनी बेटी को लेकर इस चूड़ियों के अभी कुछ ही देर में और तेज बारिश। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर उस चूड़ियों के घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी कौवी का घर तेज तूफान आने के कारण फिर से टूट जाता है और उन्हें उनकी गलती की सजा भी मिल। और वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई चूड़ियों के घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में सुनहरी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी।
सुनहरी की माँ टूनी चिड़िया रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियां बेचा करती थी और उसके पिता बंटी कबूतर मजदूरी करते थे। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया की मौसी टुनटुनी चिड़िया उसके घर आती है। टोनी दीदी, आपने मुझे सुनहरी बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता बताने के लिए बोला था ना। मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। आप चाहो तो सुनहरी की शादी वहाँ कर दो। लड़के वालों का बहुत बड़ा घराना है, उनके पास बहुत धन दौलत है। अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी। लेकिन टुनटुनी बहन, वह लोग क्या काम करते हैं? उनका खानदान कैसा है? काम की तो बात ही मत पूछो दीदी। उनका एक काम हो तो बताओ, सैकड़ों काम है। तुम ज्यादा सोचो मत, बस सुनहरी बिटिया की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अपनी सुनहरी बिटिया के तो भाग ही खुल गए हैं, जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। कुछ ही समय बाद सुनहरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के अगले दिन सुनहरी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया है, जल्दी से उठकर जा, चाय नाश्ता बनाकर ला। जी माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। सुनहरी, तू कान खोलकर एक बात ध्यान से सुन ले। इस घर में तेरी हैसियत बस एक नौकरानी की है। रोज सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। फिर सुनहरी चिड़िया रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुनहरी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर अपनी सास सुंदरी कौवी के पास जाती है और उससे बोलती है। ये लीजिए माँ जी चाय नाश्ता। माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। कालू जी कल रात से घर पर नहीं है, क्या वह आपको कुछ बता कर गए हैं? तुझे उससे क्या मतलब है? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसकी मर्जी होगी वह अपने आप घर आ जाएगा। उसकी चिंता करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता करने का हक तो मुझे भी है। कल ही तो तू ब्याह कर इस घर में आई है और अभी से इतने सवाल जवाब कर रही है। मेरे बेटे की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आप जाकर घर के बाकी बचे हुए काम। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और फिर वह घर के बचे काम निपटाने के लिए वहां से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात के समय कालू कौवा शराब के नशे में धुत घर लौटता है। कालू कौवे को इस हालत में देखकर सुनहरी चिड़िया उससे बोलती है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है। आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करवा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू इस घर की एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चल अब हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को उससे कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई है। ये सोचकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही सुनहरी चिड़िया अपने मायके लौट आती है और घर आकर सारी बात वह अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ उससे बोलती है। सुनहरी बिटिया, अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसा भी है अब वही तेरा घर है। तेरे पिताजी कल ही तुझे तेरे ससुराल वापस लेकर जाएंगे और तेरी इस गलती की माफी भी मांग लेंगे। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाने वाली हूँ। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। माँ, मैं आपकी तरह ही चूड़ी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी, पर वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुनहरी चिड़िया भी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, सस्ती और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। सुनहरी चिड़िया को बाजार में चूड़ियाँ बेचते देखकर उसकी पड़ोसन हरी काकी उसके पास आती है और उससे बोलती है।
सुनहरी बिटिया, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तेरी माँ ने जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तूने बहुत अच्छा किया जो तू वापस अपने मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, ना कि किसी की गुलामी करके। इस तरह सुनहरी चिड़िया चूड़ियां बेचकर अपना घर खर्च चलाती है और पहले की तरह फिर से हंसी खुशी वह अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदर वन के जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे सोनू और अपनी प्यारी सी बहू टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के पति को गुजरे काफी समय हो गया था। सोनी चिड़िया तरह तरह का अचार बनाया करती थी और उस अचार को वह बाजार में ले जाकर बेच आया करती थी और अचार बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। एक दिन की बात है, सोनू कबूतर घर आता है और घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको यह अचार बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम करो। अरे सोनू बेटा, अचार तो मैं घर पर रहकर ही बनाती हूँ, तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? माँ जी, सोनू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी उम्र हो गई है और अब आपको काम करने की क्या जरूरत है। और अब तो वैसे भी सोनू जी को तनख्वाह मिलेगी, तो अब तो आप बस खाइए और आराम कीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगर तुम दोनों का यही कहना है तो अब से मैं अचार बनाना बंद कर देती हूँ। अब सोनी चिड़िया अचार बनाना बंद कर देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है माँ जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बहुत उदास रहने लगी हो। माँ जी, आप एक काम करिए, आप अपनी बहन सुंदरी मौसी के घर पर उनके पास चले जाओ। इसी बहाने आप उनसे मिल भी लोगी और आपका मन भी बहल जाएगा। हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कल ही अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती हूँ। और वैसे भी मैंने अचार बनाना भी बंद कर दिया है। पूरे दिन बस खाली बैठी रहती हूँ। अगले दिन सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के घर जाती है। अरे सोनी दीदी, आइए आइए, आपकी तो उम्र बहुत लंबी है। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। अच्छा ये बताइए, आपका अचार का व्यापार कैसा चल रहा है? अरे अब क्या बताऊं सुंदरी बहन, जब से सोनू की नौकरी लगी है तब से बेटे और बहू दोनों ने अचार बनाने से मना कर दिया है। अब तो बस मैं पूरे दिन घर पर रहती हूँ, खाती हूँ और सोती हूँ। अरे दीदी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आजकल की बहुएं तो घर में आते ही सबसे पहले सास को घर से बाहर निकाल देती है। और बताओ दीदी, बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ सुंदरी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पहले जब अचार बनाती थी तो मेरा मन लग जाता था। अब तो घर में यूं ही बैठे बैठे बस बोर हो जाती हूँ। अरे दीदी, तो आप एक काम करिए, 2-4 महीने यहीं मेरे पास रुक जाओ। सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी की मान जाती है और उसके घर पर ही रुक जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया के पास उसकी बहू टोनी चिड़िया का फोन आता है। टोनी चिड़िया रो रही होती है और वह रोते रोते अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, माँ जी क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी बस आप जल्दी से घर आ जाइए। अरे टोनी बेटा, क्या हो गया है? तू इतना क्यों रो रही है? टोनी बहू कुछ तो बता, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ जी, जिस कंपनी में सोनू जी काम करते थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और इनका नाम भी इस घोटाले में आया है। सोनू जी बहुत डरे हुए हैं माँ जी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। टोनी बहू तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। तू तब तक सोनू को संभाल। अगले दिन सोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने बेटे सोनू को दुखी देखकर उससे बोलती है, अरे सोनू बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? जब तूने कुछ गलत नहीं किया है तो तू चिंता मत कर।
तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा और जल्द ही तुझे दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। तब तक मैं अपना अचार बेचना फिर से शुरू कर देती हूँ, जिससे हमारे घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो और मैं भी अचार बनाने में आपकी मदद करूँगी। ठीक है बहू। सोनू बेटा, ये कुछ पैसे हैं, जा बाजार जाकर कुछ कच्चे आम खरीद कर ले आ, फिर मैं आम का अचार बनाऊंगी। सोनू कबूतर बाजार से जाकर कच्चे आम ले आता है। फिर सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया के साथ मिलकर अचार बनाना शुरू करती है। अरे बहू, तुझे पता है सबसे पहले कच्चे आम को काट कर धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसमें मिर्च, मसाले और तेल डालकर रखते हैं। इससे अचार काफी दिनों तक बहुत अच्छा रहता है और उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारा आम का अचार बनाती है और फिर दोनों सास बहू उस आम के अचार को बाजार में ले जाकर बेचने लग जाती है। आम का अचार ले लो, स्वादिष्ट आम का अचार ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खट्टे मीठे आम का अचार ले लो। आम का नाम सुनकर जंगल के कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं और आम का अचार खरीदते हैं। अब सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी के साथ मिलकर रोज आम का अचार बेचने लगती है और किसी तरह वह लोग अपने घर का खर्च निकालने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सोनू कबूतर भी निर्दोष साबित हो जाता है और उसे नई जगह नौकरी भी मिल जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर अपनी सास सोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोवे भाई, मुझे एक गुटखा देना। सवेरे सवेरे जब तक आपका गुटखा ना खाऊं तब तक दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। हाँ हाँ उल्लू भाई, ये लीजिए गुटखा। फिर उल्लू कालू कौवे को 10 रुपए देता है और कालू कौवे से गुटखा लेकर खा लेता है। इसी तरह जंगल के और भी कई पक्षी कालू कौवे की दुकान पर गुटखा खाने आते हैं और वे सभी 10 रुपए देकर कालू कौवे से गुटखा खरीद कर खाते थे। तभी उस जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया यह सब कुछ देखती है तो वह फौरन ही उन पक्षियों के पास जाती है और फिर कालू कौवे और जंगल के सभी पक्षियों से बोलती है, अरे कालू भैया, आपको शर्म नहीं आती इस तरह का जानलेवा गुटखा बेचते हुए? अरे टोनी चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो और तुम जाओ यहाँ से। कौवे भैया, आप पक्षियों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? यह गुटखा जंगल के सबसे जहरीले पत्तों को पीस कर बनता है, जिसे खाने के बाद पक्षियों के शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप उन पक्षियों से पैसे भी लेते हैं और उन्हें ही जानलेवा गुटखा बेचते हैं। कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया के जाने के बाद और भी कई सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आते हैं और बड़े मजे से गुटखा खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठती है और खुद से बोलती है, यह हमारे जंगल में बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने ही जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे में जाता नहीं देख सकती। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि जंगल के पक्षी जहरीले गुटखा भी ना खाएं और इनकी जान को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो पाए। गरीब टूनी चिड़िया, जिसके पास ना तो कोई काम था और ना ही उसका कोई अपना था। टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के बाहर एक अनजान जगह पर चली जाती है, जहाँ पर कई सारे जामुन के पेड़ और कई अलग अलग तरह के फल के पेड़ लगे हुए थे। फिर टूनी चिड़िया उन पेड़ों से अलग अलग तरह के फल तोड़ती है और उन सभी फलों को एक साथ पीसकर उन्हें सुखाकर एक गुटके की तरह बना लेती है। फिर उस फलों के गुटके को छोटे छोटे पत्तों में भरकर कई सारी गुटके की पूड़ियाँ बना लेती है। गुटके की पूड़ियाँ देखकर टूनी चिड़िया खुद से ही बोलती है, अब मैं जाकर जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे से बचा सकती हूँ। फलों का पीसा हुआ ये पाउडर बिल्कुल गुटके की तरह लग रहा है। अब मैं ये गुटखा लेकर जंगल की तरफ जाती हूँ और जंगल के पक्षियों को मूर्ख बनाकर ये फलों का गुटखा बेच दूंगी, जिसे खाने के बाद पक्षियों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा और मुझे भी रोजगार मिल जाएगा।
टूनी चिड़िया के कितने अच्छे विचार हैं। बस अब देखना यह था कि उसकी यह मेहनत क्या रंग लेकर आती है। क्या सच में जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से यह फल वाला गुटखा खरीदते हैं? क्या फिर टूनी चिड़िया की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है? टूनी चिड़िया वापस अपने जंगल में लौट आती है। फिर वह गुटखे की एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना गुटखा बेचने लगती है। गुटखा ले लो गुटखा, बढ़िया बढ़िया गुटखा ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गुटखा ले लो गुटखा, केवल 2 रुपए का है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर खुद से बोलता है, केवल 2 रुपए में गुटखा मिल रहा है, यह तो बहुत ही सस्ता है। और कालू कौवा तो 10 रुपए में एक गुटखा बेच रहा है। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है और उससे बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप तो गुटखा खाने से मना कर रही थी और अब आप खुद ही गुटखा बेच रही हो, वो भी इतने सस्ते दामों में। अरे बंटी भैया, ये गुटखा बहुत ही स्वादिष्ट है और मेरे इस गुटखे को खाने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो यह लो टूनी बहन 2 रुपए और मुझे एक गुटखा दे दो। फिर बंटी कबूतर वह गुटखा खाता है और गुटखा खाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, यह गुटखा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे लाइए, आप मुझे और गुटखा दे दीजिए। फिर बंटी कबूतर गुटखा खरीद कर कालू कौवे की दुकान पर जाता है और वहां खड़े सभी ग्राहक पक्षियों को टूनी चिड़िया के गुटखे के बारे में बताता है। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर गुटखा खाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान से ही गुटखा खरीद कर खाते थे। टूनी चिड़िया का गुटखा बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। दिनों दिन उसकी ग्राहकी बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की दुकान पर अभी एक भी पक्षी नहीं आता है, जिस कारण कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है। और फिर वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, चिड़िया बहन, आपके गुटखा बेचने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अब मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक गुटखा खाने नहीं आता है। कौवे भाई, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ये लीजिए, आप मेरी पूरी दुकान ले लीजिए। मैं तो केवल आपकी आंखें खोलना चाहती थी। आप जो गुटखा पक्षियों को बेच रहे हैं वह जानलेवा है। कौवे भाई, हम पक्षियों का जीवन बहुत ही अनमोल है और यह जीवन हमें केवल एक ही बार मिलता है। इसलिए पक्षियों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए। मुझे पैसों से ज्यादा अपने जंगल के पक्षियों का जीवन प्यारा है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों को और कालू कौवे को टूनी चिड़िया पर बहुत गर्व होता है और वह सभी पक्षी टूनी चिड़िया का तालियों से धन्यवाद करते हैं।